देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है अहमदाबाद गुजरात के एक म्यूजियम में। ये असिस्टेंट क्यूरेटर हैं और उनका नाम है किन्नरी जोशी जी। ये नाम हमने पहली दफा सुना है किन्नरी, इसका मायने क्या होता है? सर किन्नरी का मायने गंधर्व में म्यूजिशियन। ओह, तो संगीत वगैरह में आप शौक रखती हैं? जी सर, मुझे संगीत बजाना तो नहीं आता लेकिन संगीत सुनने का बड़ा शौक है। जी जी। आप अपने कंपेनियन का परिचय हमें दे दीजिए। नमस्कार करता हूं भाई साहब। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक जोशी है। जी। मैं आप कोलकाता से इनके हूँ। क्या लगते हैं? ये हमारी बड़ी बहन है। ओह अच्छा उनके अच्छा, छोटे बहुत बहुत भाई। स्वागत है आपका विवेक। सर क्या ये कर रहे मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? सर बचपन से हमें भाई बहन का रिश्ता जो है हमेशा ऐसे ही रहता सर है। ऐसे ही रहता है। बोलते सब है कि दुश्मन है, झगड़ा करते हैं, लेकिन जितना प्यार जो है भाई बहन में होता है वो अद्भुत होता है। बहुत बहुत बधाई सर आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट किन्नरी जी, चलिए पहले आपके ऊपर एक हमने जो वीडियो बनाया उसे देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम किन्नरी जोशी है, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई म्यूजियोलॉजी स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन में की हुई है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। एट प्रेजेंट मैं असिस्टेंट क्यूरेटर श्यामला जी को सर्व करती हूँ, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। हमारे पूर्वजों ने जो भी ऐतिहासिक या जो भी पौराणिक या कोई भी ट्रेडिशन जो हमारे लिए छोड़े हैं, वो मेरा काम है आज की जनरेशन को ये बताना कि आने वाली जनरेशन को भी हमें ये धरोहर पहुंचानी है। मेरे लिए म्यूजियम एक पेंडोरा बॉक्स ऑफ क्यूरियोसिटी है। सारे सब्जेक्ट हैं, हर ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ है। कस्टम्स होते हैं, सोसाइटी होती है, बिलीफ होता है, ट्रेडिशन होते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और एजुकेशन आपको मिलता है। जितनी भी वैरायटी है, मैं वो सारे वैरायटी ऑफ म्यूजियम्स देखना चाहूँ, चाहे वो फूड म्यूजियम हो, चाहे वो मरीन म्यूजियम हो, हिस्टोरिकल म्यूजियम हो, साइंस म्यूजियम हो या कोई भी तरीके की हेरिटेज साइट्स हो। केबीसी एक जरिया बनेगा कि मैं जितने भी अपने बकेट लिस्ट है मैं उसको पूरा कर पाऊंगी। बहुत बहुत बधाई आपको किन्नरी जी। एक्चुअली क्यूरेटर करता क्या है? म्यूजियम क्यूरेटर एक मैनेजर होते हैं जी। जो कि म्यूजियम को मैनेज करते हैं। इन्हें सब कुछ करना पड़ता है, म्यूजियम के कलेक्शन से लेके ऑब्जेक्ट का वेरिफिकेशन भी और म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन भी, इन्वेंट्री भी बनानी होती है। कंजर्वेशन में भी ध्यान देना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है आपके खराब ना हो। तो आप बोल सकते हैं ये एक मिला जुला सब्जेक्ट है जो कि म्यूजियम मैनेजर, जिसको हम कहते हैं क्यूरेटर्स। म्यूजियम जितने भी पदार्थ आते हैं वो उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं या सरकार करती है या कौन करता है? वहाँ पर चीजें कैसे आती हैं? सर चीज़ें जो है वो सरकार की मदद से भी आती है और फिर म्यूजियम्स जो डायरेक्टोरेट जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमें इत्तला करती है और फिर हम वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ जा करके आप उस पदार्थ को उठा जी। करके लाकर म्यूजियम में जी, रखते हैं? उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है अच्छा। ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, ताकि अगर कुछ भविष्य में अगर कुछ थेफ्ट या स्टोलन या कुछ हो तो हमें पता चले कि ये इस जगह से रजिस्टर्ड एंटिक्विटी है। जी जी। कोई ऐसी संस्था है जो आइडेंटिफाई करती है ये सब चीज़ों को, कहाँ कहाँ रखा हुआ है या कहाँ पड़ी हुई है चीज़, या कौन सी चीज़ है जिसको कि म्यूजियम में जाना चाहिए? जी सर, ये कमेटी बैठती है बहुत सारी, परचेस आर्ट कमेटीज होती है। उसके अलावा एंटिक्विटी को पहचानने के लिए कि रियल है या फ्रॉड है, उसके लिए अलग कमेटी बैठती है। तो वो लोग ही है एक्सपर्ट्स, तो वो कमेटी ही डिसाइड करती है कि ये ऑब्जेक्ट इसी सदी का है और रियल है। तो इसके लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए कितने साल करना पड़ता है? जी सर, ये 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है, डिग्री कोर्स है। ओह, यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में होता है ये? नहीं सर, ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं है और इंडिया में जो पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने ये कोर्स स्टार्ट किया था वो है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसमें है फाइन आर्ट्स फैकल्टी में है, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी। जी। लेकिन अपने इंडिया के म्यूजियम्स में कुछ चुनिंदा म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन कलेक्शन है। जी जी। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने देखा है वो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता,
जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम सबसे है। पहला म्यूजियम है। तो वहाँ पे एक इजिप्शियन गैलरी है जो कि लोगों में इतनी फेमस है कि आप पूछिए मत, कि लोग लाइन लगा के वो इजिप्शियन मम्मी को देखने के लिए आते जी हैं। हाँ, जी जी जी। सर, और इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी इंडिया में और 5 म्यूजियम्स है जिनके पास इजिप्शियन मम्मी का कलेक्शन है, जी, जी। जिनमें से एक है अपने बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है। उनके पास भी इजिप्शियन मम्मी का मम्मीज़ कलेक्शन हैं। है। तो ये भारत में कैसे आ गई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो गैलरीज बनाना चाह रहे थे, तो इजिप्शियन कलेक्शन को वो दिखाना चाह रहे थे। और मैं बड़ौदा की जो बात करूंगी तो उसकी हिस्ट्री ये है कि वहाँ के जो महाराजा जो थे, उनकी पॉलिसी थी कि मैं तो जा सकता हूँ बाहर के देश में और बाकी कल्चर्स लोग एंड नहीं जा सिविलाइजेशन देख सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जा सकती है। इसीलिए इस मोटिव को ध्यान में रख के उन्होंने सारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स जो है उसके ऑब्जेक्ट्स लाए और म्यूजियम में उन्होंने ये डिस्प्ले बहुत अच्छी किए बात हुए है, वाह, बहुत अच्छी बात है। आप विदेश गई हैं कैसे संग्रहालय नहीं को सर, देखने? नहीं गई हूँ ओह, विदेश में, लेकिन मैं जाना जरूर चाहूंगी। जी। और मैं कायरो म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, देन लूव्र म्यूजियम पेरिस, स्मिथसोनियन म्यूजियम्स, मेट म्यूजियम्स। सर, आप म्यूजियम के नाम लेते जाओ, मैं सारे म्यूजियम देखना जरूर चाहूंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम का आपने बोला ही नहीं। कौन सा म्यूजियम सर? सर, रूस में है द हेरिटेज हेरिटेज म्यूजियम, हर्मिटाज म्यूजियम। हर्मिटाज जी, वहाँ आप जरूर जाइएगा। बिल्कुल सर। वो अद्भुत जगह है। सर, आपने कितने म्यूजियम देखे? जितने आपने नाम लिए हैं सबको देख लिया मैंने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक तरह से यात्रा होती है। कई ऐसी चीजें, जी। अभी जैसे हर्मिटाज है, उसमें कुछ पेंटिंग्स लगी हैं, बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं, सिरेमिक वर्क है, कारपेट वर्क है। ऐसा हमने सुना वहाँ की जितनी पेंटिंग्स वहाँ लगी हैं, अगर प्रत्येक पेंटिंग के सामने आप 5 या 10 मिनट बिताएं तो जितनी पेंटिंग्स लगी हैं उसको पूरा देखने में आपको 3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरती से उसको बनाया हुआ है। और आप देखिए कारपेट वर्क जो ऐसा लगता है पेंटिंग किया हुआ, लेकिन है कारपेट। बहुत खूबसूरत, कभी जाइएगा आप जी सर। हर्मिटाज देखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, सौरभ, वीरू। और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज आप दोनों ने अनुमति दी कि आज आप हमारे शो में आ सकें। आपके लिए हमने खास जो है ये क्रिकेट पिच प्रिपेयर की हुई है। देखिए, बना हुआ है क्रिकेट पिच, खेलने के लिए तैयार हैं हम। सर, अनुमति की बात नहीं है, हमें कहा गया कि बच्चन साहब बुला रहे हैं, हम कहीं से भी आ जाएंगे। ये भगवान। कहीं से भी आ जाएंगे। अच्छा सौरभ, एक थोड़ी पर्सनल बात है पूछ लें आपसे। हमने सुना है कि आप लोगों को वेट करवाते हैं बहुत, लेकिन आज जब हमने आपको बुलाया, जैसे ही आपका नाम लिया, आप तुरंत चले आए। पॉइंट वहां पर मार रहे हैं सर, जब 2001 में आपने स्टीव वॉक को वेट कराया था। एक्चुअली सच बात बताऊं, पहली बार वो ब्लेजर नहीं मिल रहा था। सच बात एकदम। पहली बार जब कोलकाता टेस्ट में, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था, मैच के सुबह प्रेशर में था, पहला टेस्ट हार गया, तो मैंने ब्लेजर लाया और ब्लेजर कहाँ रख दिया मुझे पता नहीं। तो वार्म अप करने के बाद जो टीम का मीडिया मैनेजर है वो बोलता है टॉस का टाइम हो गया, आपको तैयार होके जाना है। तो मैंने जल्दी से सफेद कपड़े पहन के ब्लेजर डालना भूल गया। कहते कहाँ है आपका ब्लेजर? मैंने कहा पता नहीं, कहीं होगा। तो किसी और का ब्लेजर लेके चले गए। तब तक स्टीव वॉक बीच में खड़ा था। उसको 2001 में फाइनल फ्रंटियर में वो सीरीज जीतने का इतना जल्दी था, वो टॉस से 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। ओह, तो पहली बार उसको बिना वजह उसको वेट कराए, तो फिर देखा वो गुस्सा होने लगा। और उसके बाद हम टेस्ट मैच जीत गए। तो दूसरी बार फिर जानबूझ के कराए, क्योंकि एक तो टेंशन है, गुड लक है, क्योंकि उससे टेस्ट मैच जीत रहा कि और 5 मिनट वेट कर ले कि उससे टेस्ट मैच जीत जाए। बट नॉर्मली मैं किसी को वेट नहीं कराता। बंगाल में बिना झाल के कुछ चलता नहीं है, आपको मालूम है? बहुत बहुत पॉपुलर है बंगाल। हाँ, ये एकदम, और बहुत बढ़िया बनता है वहाँ। मैं भी, भाई साहब, आपको पता नहीं, दादा को तो पता है, मैंने 7-8 साल वहाँ नौकरी की हुई है कोलकाता में। और आपने सर? हाँ सर, यहाँ आने से पहले, फिल्म में पहले उधर एक कंपनी में नौकरी करता था। तो हमारी तनख्वाह वगैरह 400-500 रुपये होती थी, उसमें 300 रुपये तो रहने सहने में निकल जाता था। जो बाकी बचता था वो खाने पीने के लिए हमको मिलता नहीं था। ये झाल मुड़ी खा करके हमने महीनों गुजारा है। इट्स रियली सो डिलीशियस, आई कांट टेल यू। यस, वेरी डिलीशियस। अब कलकत्ता में कहाँ रहते थे? सर, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कोलकाता में नहीं रहा मैं, क्योंकि 1 महीने के बाद उधर किराया नहीं दे पाते तो निकाल देते थे।
तो दादा आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? पुचका। हाँ, और पानी पुचका मैं बताऊं, देखिए पानी सॉरी पूरी कलकत्ते क्या? की बात हो रही है, विक्टोरिया मेमोरियल के सामने जो पुचका वहाँ मिलता है वो देश भर में कहीं नहीं मिलता। वीरू आप जी का स्ट्रीट फूड बताइए। सर छोले कुलचे, छोले भटूरे, छोले भटूरे, हाँ ये दिल्ली में बड़े फेमस है सर। बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी बहुत अच्छा बनता है वहाँ पर, गरम गरम एकदम। पर पुचका जैसा अच्छा कुछ नहीं हो हाँ सकता। दैट इज ट्रू। और वो जो हाथ में बना के देते हैं ना, उससे और भी अच्छा लगता है। दादा यहाँ हम फोकस अगर सवालों पे करें तो ज़्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि अगर बातों में टाइम गवाया तो भोंपू बच जाएगा और फिर हम लोग 10-12 लाख ही जीत पाएंगे। क्या है दादा, मैं आपको बताऊं, वो जो डालते हैं ना रस पुचके में, सर सर ये बताना बहुत जरूरी है। सर ये पता है लोगों को। सर वो क्या है, कभी इमली कभी से, हाँ? इमली से बनता है वो। हाँ, लेकिन कभी कभी वो जो पानी जाता था ना उसमें न जाने क्या मिला देते थे, एकदम नशा हो जाता था बिल्कुल, और बार बार वहां जाने का मन करता था। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना भूल गया आपको शुरुआत। ये पुचके की बात नहीं हो रही वीरू जी। क्या है कि खेल के पहले आप लोगों का जब खेल शुरू होता है ना, तो वहाँ आपकी एक कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है। जैसे आपने प्लान किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे खेलेंगे, इधर आने से पहले आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग किया है क्या? नहीं, स्ट्रैटेजी प्लानिंग तो बहुत की है। नर्वस थे क्योंकि मैं इतने सालों से उस तरफ था, अभी मैं इस तरफ आया हूँ, और जब इस तरफ आया हूँ तो पता चलता है कि प्रेशर अरे और भाई जो साहब। पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके लिए क्या मुसीबत होता है। तो स्ट्रैटेजी तो की है, लेकिन जितना भी स्ट्रैटेजी कर लो, जब भी प्रश्न आता है तो उसकी तरफ देखता हूँ मैं कि तेरा उत्तर क्या है। और स्ट्रैटेजी की बात आप कह रहे थे, मैं उसका एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। जी, जी। स्ट्रैटेजी, हम जो नेटवेस्ट ट्रॉफी जीते 2002 में, हम दोनों ओपन करते थे, तो हम बैटिंग करने गए, 325 बनाना था। तो मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि हर फाइनल हार रहे थे पिछले एक साल से, तो इधर भी इन्होंने 325 बना दिया पहले बल्लेबाजी करके। तो ये और हम लॉन्ग रूम से उतरे, नीचे जा रहे थे, वो सीटी बजाता हुआ जा रहा था। मैंने कहा तू पागल हो गए, हम रोज हारते हैं और तू अब बैटिंग करने जा रहा है, तू सीटी बजा रहा है। तो कहते नहीं आज हम जीतेंगे। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो दोनों बैटिंग करने गए। तो पहला 8 ओवर में ना हमने बहुत अच्छी शुरुआत की, 60-70 रन थे, ज़्यादा भी शायद थे। तो एक गेंदबाज आया, रोनी ईरानी, जो हमारा बहुत दोस्त है, स्लो मीडियम बॉलर। तो मैं वीरू के पास आया, मैंने कहा देख वीरू, और मैं कप्तान था टीम का। अब आप सोच लीजिए क्या कप्तान था मैं। तो मैं इसके पास आया, मैंने कहा वीरू देख, बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, ये मैच हम जीत सकते हैं, तू कुछ उल्टा पुल्टा मत करना। तो नहीं नो प्रॉब्लम, आप चिंता ना करो। मैंने कहा वो अभी 15 ओवर के अंदर है, फील्डर्स अंदर रहेगा, तू ज़्यादा उसको मत मारना। तो क्या ठीक है। तो पहला बॉल उन्होंने स्ट्राइक लिया, सीधा मिड ऑन के ऊपर से मारा, चौका। तो मैं ऐसा टैप करते हुए उसके पास आया कि मैंने कहा वीरू देख, पहला बॉल में 4 रन आ गए, तो अब सिंगल खेलते रहे, ओवर में 8-9 आ जाएंगे तो हम रन रेट के साथ जुड़े रहेंगे। कहते हाँ नो प्रॉब्लम, आप चिंता ना करो। फिर गया उस तरफ, फिर अगला बॉल दिया, फिर उसने उठा के मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया। तो मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा वीरू देख, एक ऐसे उस समय मेरा ना माइंडसेट था कि एक कप्तान जिसको कोई भी एक मैच जिता दे, एक फाइनल जिता दे। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा वीरू देख, 2 चौके हो गए हैं, तू और मत मारना, तू नीचे खेलता रहे। कहता हाँ नो प्रॉब्लम, आप चिंता ना करें। फिर तीसरा बॉल फिर उसने उठा के मार दिया, चौका। तो मैं और उसकी तरफ गया भी नहीं। मैंने कहा ये मेरा सुनने वाला है नहीं। मजाक उड़ा रहा है, सुनता नहीं है, जो मर्जी करे करे। उसने 6 बॉल में 5 चौके मारे, चौथा स्वीप मारा, और पांचवा थर्ड मैन से मारा। वो 6वां भी मारता था, लेकिन शायद मेरे ऊपर उसका तरस आया कि एक बार कप्तान का सुन लो। उसने वो डिफेंड किया, बस मैं उसकी तरफ गया भी नहीं। उसके बाद ओवर के बाद मैंने कहा तुझे जो मर्जी कर ले, आउट हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये होती थी हमारी स्ट्रैटेजी। कप्तान जो स्ट्रैटेजी करता था, प्लेयर बिल्कुल उसका उल्टा जाके करता था अंदर, और ये बिल्कुल सच बात है। बट हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी सही जवाब होगा वो कप्तान देंगे, जो भी गलत होगा वो मैं। बिल्कुल। Alright, बहुत सुंदर बातें हो रही हैं। अच्छा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप देख रहे हैं, ये जो हमारा खेल है ना, शानदार शुक्रवार, बिल्कुल शानदार साबित हो रहा है कि नहीं? बोलिएगा हमको, हमारी ऑडियंस है कि नहीं? ये अगर हीरो ने गाया होता तो सर शायद याद ना रहता हो नहीं। ले,
फिर बदनाम करने के लिए शुरू हुआ। हीरोइन हीरोइन अच्छा सुनिए, एक और बात हमको मालूम पड़ा है विरुद्ध जी। हमने सुना है कि आप खेलते समय गुनगुनाते बहुत हैं। सर मैं गुनगुना लेता था ऐसे ही, हाँ, वही मैं जानना चाहता था। क्योंकि सर जब आप बैटिंग करते हो और कोई 140-50 की स्पीड से गेंद कर रहा हो और आप कह रहे हो मैं इसको यहाँ मारूंगा वहां मारूंगा, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो वो ख्याल में क्या होता है कि बॉल नहीं भी होना मारने की, मार देते थे, आउट हो जाते थे। फिर ये द्राविड साहब, सचिन, लक्ष्मण सब गाली मुझे देते थे कि तू आउट, लप्पा मार के आउट हो गया। तो उन ख्यालों को नज़रअंदाज करने के लिए मैं लिरिक्स जो गाने हैं वो गुनगुनाता था। तो गाने गुनगुनाने के वो देखिए वीरू, बोर्ड उठाया हुआ हम। वो गाना सुनते सुनते कैसे गेंद आ रही, कैसे मारेंगे आप उसको? चला जाता हूँ किसी की धुन में, टक, चौका। सर इसने जब 300 बनाए हैं, पाकिस्तान में जब 300 बनाया तो मैं वो मैच खेल नहीं रहा था पाकिस्तान के सामने मुल्तान में। तो मुझे लंच पे आके वो कहता है कि मैं अगर 194 पे पहुंच गया तो मैं छक्का ही मारूंगा, और मैं 294 पे पहुंच गया तो तभी भी मैं छक्का मार के ही 300 बनाऊंगा। मैंने कहा देख भाई, ये तू ही कर सकता है, हम लोग एक आधा बार 200-300 के पास पहुंचेंगे, हमको सिंगल लेके ही बनाना है। और उसने दोनों बार छक्का मार के बनाया, 194 से 200 छक्का, शक्ल मुश्ताक डाल रहा था। तो ये स्पेशल खिलाड़ी है। ऐसी बातें तो बोलने दो। तो वीरू जी एक बात बताइए, जब आप गुनगुनाते थे तो आसपास जो फील्डर हैं वो भी सुनते होंगे ना आप गा रहे हैं? मतलब मैं गुनगुनाता था तो हम लोग पाकिस्तान से खेल रहे थे, तो एक हमीद करके उनके ओपनर थे और कामरान अकमल विकेट कीपर थे। तो कभी कभी वो भी फरमाइश रख देते थे, यार किशोर कुमार का वो वाला गाना सुनो। तो वो बोलते थे कि आप इतनी पिटाई कर रहे हो हमारी, कम से कम हमें गाना तो सुना। ऑलराइट। निजी जीवन में भी जब स्ट्रेस होता है तो इसी तरह का गाना गाना पड़ता है क्या? जैसे कि पत्नी जी ने अगर मान लीजिए खाना ना बनाया तो मेरे से पहले तो आप लोगों को भी खराब खाना मिला होगा ना। सर अच्छा, फील्ड में अगर कैच मिस हो गया वीरू? सर फील्ड में अगर कैच छूट गई तो डिपेंड करता है कि कोच कौन है। अगर कोच ग्रेग चैपल है ना तो ये गाना है, तो सर क्योंकि कैच सिर्फ मैं ही नहीं छोड़ता और मैं ही नहीं छोड़ूंगा, दादा ने भी छोड़ना है, दादा भी छोड़ते हैं, तो मैं तो बच जाऊंगा ग्रेग चैपल से, ये कैसे बचेंगे? अच्छा, और मान लीजिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ आप गेम जीत गए तो? सर आपकी फिल्म का एक डायलॉग था, वो सुनना चाहूंगा इस गाने से पहले। शहंशाह मूवी थी, बड़ा फेमस डायलॉग था। बोल देता हूं सर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जीते ना तो गाने की जरूरत नहीं है, बस ये डायलॉग है, वाह, हम क्या तो बात। बाप हैं ही उनके।